तो मशीन लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था और हमने बताया था कि मशीन लर्निंग में कहाँ से क्या चीज़ें देख रहे थे कि हमारा बस टास्क कितना रहेगा कि आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा को मशीन में फीड करना है ताकि वो क्या है मशीन उससे कुछ ना कुछ पैटर्न एब्जॉर्ब कर पाए। जैसे वो पैटर्न को क्या करता है सीख जाता है कि मतलब उसके बेस पे वो पैटर्न के बेस पे आंसर करने लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं एज ए वेबसाइट होस्ट कर देते हैं या फिर चैटबॉट की तरह यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक ओवरऑल क्या था कि आप इसका बोल सकते हैं हाई लेवल ओवरव्यू कि आपके पास डेटा है एंड देन उस डेटा के बेस पे क्या करते हैं पैटर्न निकालते हो। और जैसे वो पैटर्न मिल जाता है तो वही पैटर्न हमारा मॉडल होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होगा मॉडल होगा। अब उसी मॉडल को हमें क्या करना होता है रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं जो एज ए एप्लीकेशन आप यूज करते हैं। चैट जीपीटी हो गया, गूगल सर्च हो गया, यूट्यूब का हो गया, देन आप देखोगे व्हाट्सएप में मेटा हो गया। तो ये सारा चीज क्या है आपका इसी के बेस पे होता है कि वो डेटा के बेस पे पैटर्न फाइंड कर चुका है। अब उसी के बेस पे कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर करना स्टार्ट करता है। और चूंकि ये क्या है कि लार्ज मॉडल है तो इसके बेस पे क्या होता है कि ये हर एक तरह का आंसर कर सकता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि अगर ये मॉडल बन रहा है तो ये कैसे बनेगा। देन बन रहा है तो इनके स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होंगे वो हम लोग देखें कि इनके स्टार्टिंग स्टेप्स क्या थे। वो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा था कि आपके पास डेटा किस टाइप का होना चाहिए, है ना। देन फिर हम लोग ने देखा कि उस डेटा की हेल्प से आप कैसे मशीन लर्निंग में पुट करोगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पास मॉडल्स होंगे जो भी हमारे पास क्या होगा मॉडल होगा वो मॉडल क्या होगा वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही होगा। वो एक इक्वेशन ही होगा। ठीक है, वो हमारे पास एक इक्वेशन ही रहता है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो वो चीज हमें कौन सा इक्वेशन कहाँ पे यूज करना होगा कैसे यूज करना होगा वो हमें पता होना चाहिए। देन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि मशीन लर्निंग में कि आप कौन से पोजीशंस पे भी हम लोग हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा है। तो आप अभी तक जितना भी पार्ट देख रहे थे वो डेटा एनालिस्ट का था। क्या आप डेटा एनालाइज कर रहे थे अगर वही बिग डेटा पे मतलब आप बेसिक डेटा कैसे कंट्रोल कर सकते हो कैसे हैंडल कर सकते हो वो बिग डेटा में आएगा। देन उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग था कि अब इस डेटा के बेस पे आप क्या करते हो एक ऑटोमेशन तैयार करते हो पैटर्न। तो हम लोग मशीन लर्निंग में देखेंगे। देन इसी को हाई लेवल पे जाएंगे तो डीप लर्निंग आ जाएगा। ठीक है, एंड देन जब यही चीज प्रोडक्शंस में हो जाता है मतलब इसका आपने एक प्रोडक्ट बना लिया तो वही प्रोडक्ट हमारा क्या होता है एआई होता है। और वही एआई को हम लोग फिर यूज करते हैं कहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की तरह यूज करो, चैटबॉट की तरह यूज करो। या तो आप किस तरीके क्या कर सकते हो कन्वर्सेशनल की तरह यूज कर सकते हो, वर्क प्लेस की तरह यूज कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट जो चैटबॉट है वो क्या है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करता है। दूसरा उसमें आप चैट भी कर सकते हो और तीसरा आप उससे कोई भी टास्क भी करवा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है मल्टीपल मॉडल्स होंगे। ठीक है, और वही हमारा एआई एप्लीकेशन होता है। देन मैंने बताया था मशीन लर्निंग का डिफिनेशंस क्या होगा किस तरीके से हम लोग ने यूज किया है। पहले हार्ड कोड करते थे लॉजिक को, अब क्या करते हैं पैटर्न हम लोग बाय डिफॉल्ट डेटा से ही निकाल लेते हैं। देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में कितने टाइप के मशीन लर्निंग हमने देखा था। तो आपके पास थ्री टाइप्स था। पहला हमारे पास था सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। ये हमारे पास सुपरवाइज था। सुपरवाइज का क्या कंडीशन था बता सकते हो। सर कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है, अगर आप एक्सेल फाइल में देखोगे तो मान लो आपके पास क्या है इस तरीके से डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि आपके पास मान लो हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का ही देखते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ रूम्स रहेंगे, एरिया रहेगा, लोकेशन रहेगा और हमारे पास मान लो कि ओनर के नेम रहेंगे। एंड इसके बाद क्या रहेगा प्राइस रहेगा कि उस हाउस की प्राइस क्या होगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या रहेगा कॉलम्स रहेगा। ठीक है, अब इसके बेस पे हमारे पास क्या था कि क्वेश्चंस आप राइज कर सकते हो कि बताओ कि मेरे पास ये सारा डिटेल है। अब उसके बेस पे प्राइस क्या होगा बता सकते हो।
तो इसका मतलब क्या है कि ये डेटा है, उसके बेस पे इनका आंसर भी है कि ये प्राइस होगा। देन सेकंड रो पे है, देन ये डेटा हमारे पास है और इसके बेस पे ये प्राइस है। तो आपको अगर ये चीज गिवन होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, उसके बेस पे चाहिए, दोनों चीज क्या होंगे, ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेबल होता है। और यही चीज रहता है क्या, कि आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस करना है। कि आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस करना है, लेकिन आपके पास प्राइस नहीं है, तो कैसे करोगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। कि हमारे पास हो सकता है कि प्रीमियम हाउस होंगे, देन मीडियम बजट के होंगे, एंड देन लो बजट के होगा। तो हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर अगर हमारे पास अगर प्राइस का सेक्शन नहीं होगा, तो जब आपके पास क्या हो कि उसका वाई नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं अनलेबल, अनलेबल डेटा। तो अगर प्राइस है तो मतलब वो लेबल में होगा। तो लेबल में क्या होता है कि जितने भी लेबल डेटा होते हैं उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, और जितने भी अनलेबल डेटा होगा उसका जो मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स यूज करेंगे उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस के फॉर्म में आप याद रखोगे। दूसरा हमारे पास सुपरवाइज में भी क्या होता है, दो कैटेगरी होते हैं, एक क्लासिफिकेशन एक रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जो हमारा ये वाई रहेगा वो क्या रहेगा, कैटेगरिकल डेटा रहेगा। जैसे इसमें रहता कि वाई के प्राइस की जगह पे हमारे पास जो कॉलम था, कि आप बताओ कि इन डेटा के बेस पे वो प्रीमियम हाउस है, मीडियम हाउस है, या फिर लो बजट का हाउस है। तो अगर इस तरीके का लेबल डेटा रहता हमारे पास, एक क्या रहता हमारे पास रहता, एक और कॉलम रहता जिसमें क्या रहता है, ये सारे लेबल्स रहते, प्रीमियम, मीडियम, लो, प्रीमियम, इस तरीके से रहता। तो अगर मुझे ये कॉलम को प्रेडिक्ट करना होता, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, तो इसको क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बता सकते हो कि हम लोग इसको फिर क्लासिफिकेशंस क्यों बोलते हैं, लोकेश। सर, कि जैसे मैंने पूछा कि अगर हमारे पास जो वाई रहेगा लेबल, अगर वो कैटेगरिकल है तो उसको क्लासिफिकेशंस में क्यों डालेंगे। याद नहीं, किसी को याद है, बताओ। अभिषेक। कि अगर हमारे पास प्रिडिक्शंस में क्या है, वाई में हमारे पास क्या है, कैटेगरिकल डेटा है। कि मान लो आपको बताना है कि ये ए ग्रुप में आएगा, बी ग्रुप में आएगा, कि सी ग्रुप में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी प्रेडिक्ट करोगे तो यही तीन वैल्यू हमेशा प्रेडिक्ट करके बताओगे ना। तो अगर सेम वैल्यू बार बार प्रेडिक्ट करके बताना रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि आप अलग अलग क्लास में बता रहे हैं, कि क्लास ए का होगा, कि क्लास बी का होगा, कि वो क्लास सी का होगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ही तो बोलेंगे। कि आप डेटा के बेस पे क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो कि वो डेटा किस पे जाएगा, है ना। कि आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, अपने नॉलेज के बेस पे प्रोजेक्ट यूज करोगे। कि अगर आपका नॉलेज सबसे ज्यादा किसके बेस पे है, एनालिस्ट के बेस पे, तो आप एनालिस्ट पे जाते हो। अगर आपका नॉलेज एमएल के बेस पे है, तो आप किसके लिए बोलते हो कि हाँ, कि मैं एमएल के लिए क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं क्या हूँ, डीप लर्निंग या फिर रिसर्च के लिए हूँ, तो क्या करते हो, डीएल पे चले जाते हो। तो ये क्या होता है कि आप कैटेगरी वाइज ही तो कर रहे हो ना, तो मतलब क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं ना इसमें। कि अगर आप जो प्रिडिक्शंस का वैल्यू होगा वाई लेवल, वो हमेशा कैटेगरिकल डेटा होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये समझ में आया, लोकेश। यस सर। अगर यही प्रॉब्लम क्या रहता, नंबर रहता है, जैसे प्राइस। अगर हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो हाउस की प्राइस क्या होगा, बार बार सेम होगा या फिर यूनिक हो सकता है हर एक हाउस का। यूनिक हो सकता है नंबर में, कि हाँ इसका 3.4 CR है, इसका 3.45 CR है। मतलब मे और मे नोट का केस रहेगा। तो जब इस तरीके का वैल्यू आएगा तो इसको हम लोग किस टाइप का बोलते हैं, रिग्रेशन। कि जो हम लोग प्रॉब्लम फिर सॉल्व करेंगे वो रिग्रेशन होगा। ये समझ में आया, कि सुपरवाइज में हमारे पास दो तरह के लेबल होगा। लेबल में अगर कैटेगरिकल है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशंस के प्रॉब्लम के जो एल्गोज होंगे, एल्गोरिदम होगा, उसको यूज करेंगे। अगर जो हमारा वाई रहेगा वो क्या रहेगा, कैटेगरिकल रहेगा, तो उसको हम लोग
क्या किस में ले जाएंगे, तो रिग्रेशन, सॉरी किस में रहेगा, न्यूमेरिकल में रहेगा, कंटिन्यूअस डेटा पे रहेगा, तो उसको हम लोग रिग्रेशन पे ले जाएंगे। रिग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया। अभिषेक। देन अनसुपरवाइज में क्या होगा, कि आपके पास लेबल ही नहीं होगा, बस आपके पास डेटा होगा। तो डेटा के आपके पास है, तो उसके बेस पे आप क्या लॉजिक लगाओगे। हाँ, तो उसके कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर के बेस पे क्या करते हो आप, उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हो, है ना। कि आपको जितना, क्या समझ में आया, अलग अलग कैरेक्टर समझ में आया, उतने ग्रुप बना सकते हो, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद से डिफाइन कर सकते हो कि मुझे दो ग्रुप में चाहिए, तो उसके बेस पे जो कैरेक्टर आएगा उसके बेस पे, कि मान लो मेरे पास क्या है, 10 डेटा पॉइंट्स है इस तरीके से। एक हमारे पास इस तरीके से ब्लैक में है, और इस तरीके से क्या हमारे पास पिंक में भी है। अब इसको मैंने बोल दिया कि आपको ये दो ग्रुप में डिवाइड करना है, तो किसके बेसिस पे करोगे यहाँ पे, क्या कैरेक्टर नजर आ रहा है आपको। तो आप ब्लैक को अलग रखोगे, और रेड को फिर क्या करोगे, अलग कर दोगे। तो ये आपने कैसे देखा कि उनका बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर कैसा है, उसके बेस पे आप क्या करो, डिफाइन करो। कि आप उनके बिहेवियर के बेस पे उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे बिहेवियर बाय डिफॉल्ट क्या शो हो रहा है, कलर शो हो रहा है अभी। तो ये मैंने दो बोला, अगर मैं इसको बोलता तीन ग्रुप में डिवाइड करो, तो कैसे करते, क्या पैटर्न दिखता है आपको, बताओ। अगर मैंने बोल दिया कि इसको तीन ग्रुप में डिवाइड करो, कैसे करेंगे। हाँ, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से तीन लेवल बना सकते हैं। तो पहले वाले को ये अलग ग्रुप बना दिया, दूसरे वाले को अलग ग्रुप बना दिया, तीसरे वाले को अलग ग्रुप बना दिया। नहीं तो फिर किसी को इस तरीके से नजर आ रहा होगा कि आपने इस तरीके से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इधर से भी फर्स्ट ग्रुप बन गया, इधर से सेकंड बन गया, इधर थर्ड बन गया। तो मतलब जिसको जो पैटर्न दिखेगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ग्रुपिंग कर सकता है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी होगा, अनसुपरवाइज में क्या होगा, कि ग्रुपिंग ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। कि हमें क्या करना है, कि बेस्ड ऑन द बिहेवियर, डेटा के बिहेवियर के बेस पे आप क्या करते हो, ग्रुप बना लेते हो। और वो अपने बनाते हैं, हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस एल्गोस का यूज करके बना देता है। ये इतना समझ में आया। क्योंकि ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज का कॉन्सेप्ट याद रखना है बस आप। देन इसमें क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, रिग्रेशंस क्या होते हैं, और क्लस्टर्स। और बाकी ये हमारे पास क्या होता है, कि ये आपका ऑप्शनल है। इनका पूरा क्या होता है, पूरा डोमेन ही अलग हो जाता है। कि इसमें आपको डेटा का नीड नहीं पड़ता, आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल के बेस पे करते हो। तो इसका फिर क्या होता है, अलग से ही टॉपिक पूरा हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। ठीक है। देन यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने बताया था पिछले क्लास में, अगर याद होगा तो, कि अगर आप मशीन लर्निंग में टाइप्स देखोगे तो सुपरवाइज, सुपरवाइज में अगर क्या है, लेबल डेटा होगा। कि अगर डेटा लेबल है, तो आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल। अगर लेबल डेटा में क्या है, न्यूमेरिकल है, तो बोलते हो कंटिन्यूअस। नहीं तो अगर आपके पास कैटेगरिकल हो, अगर न्यूमेरिकल है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशंस। कि वो रिग्रेशंस प्रॉब्लम हो गया। और वही कैटेगरिकल डेटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम। देन उसके बाद आप देखोगे एग्जाम्पल, कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो इसका कोई एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया यहाँ पे हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस। कि जब भी आप कोई भी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करोगे, तो वो क्या होगा, सबका अलग अलग आएगा। मतलब एक लाइन पे आ सकता है नंबर, ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्या होगा, सेम नंबर नहीं आ सकता। तो वही हमारा क्या होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, कि जितने भी आप क्या करते हो क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये डॉग का इमेज है या नहीं है, कि आप कोचिंग आओगे या नहीं आओगे, तो इस तरीके के डिसीजन जहाँ पे भी होते हैं, मल्टीपल भी हो सकता है। कि आपको क्या बताना है, कि ये बताओ कि ये कौन सा डिजिट है, बता सकते हो। कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सा डिजिट है, तो क्या बताओगे इसको, वन बताओगे। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इसको कितना बताओगे, आप 5 बताओगे। तो ये इस तरीके से हम लोग कितने क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं, नंबर्स को। तो 0 से 9 मतलब 10 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक नंबर दे दूंगा, आपको बताना है कि वो कौन सा क्लास में होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये 7 है या 1 है, बता सकते हो। ये जो वैल्यू है, 7 है या 1 है।
चलिए 7 है। पक्का। तो इसकी जो चांसेस होंगे 7 और 1 के, दोनों में आ सकता है ना। अगर मान लो इस तरीके से 1, बहुत लोग इस तरीके से भी 1 लिखते हैं, तो आपको वही प्रिडिक्ट करना है। तो मेजोरिटी जो अगर 7 का होगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम लोग इसको 7 बोल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि 10 अलग अलग क्लास होंगे। तो ये हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? क्लासिफिकेशन। कि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ डिजिट है, उसी में से कोई एक डिजिट होगा। तो अगर आप 7 बता रहे हो, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लो हो जाएगी, 7 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। क्योंकि वो क्या है, ये उसी तरीके से दिख रहा है। देन सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी हो सकती है? तो 1 की हो सकती है, क्योंकि 1 भी कभी कभी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक एग्जांपल हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देन अनसुपरवाइज में क्या था कि अनलेबल डेटा होगा, मतलब टारगेट वेरिएबल नहीं अवेलेबल होगा। देन क्लस्टर्स और एसोसिएशन। क्लस्टर्स में क्या था कि आप ग्रुप बनाते हो, और उसी में हमारे पास एक एग्जांपल था, क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन का। कि आप क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग, परचेस पावर के अकॉर्डिंग क्या करते हो, उनके बिहेवियर सेट करते हो कि ये हमारा प्रीमियम कस्टमर है, ये हमारा क्या है, चीप कस्टमर है, ये क्या हमारे पास एवरेज कस्टमर है। तो वो डिफाइन कर सकते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा के बेस पे आपको बता देगा। एसोसिएशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, कि एक डेटा दूसरे डेटा से डायरेक्टली क्या होगा, कैरेक्टर में सेम नहीं होगा। कि जब मान लो कि हमने लैपटॉप लिया और एक माउस भी लिया, तो दोनों का कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। बट मार्केट में जब भी हम लोग खरीदने जाते हैं, तो अगर देखते हैं कि लैपटॉप आप खरीद रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो रिकमेंड करेगा कि आप माउस भी खरीद सकते हो, देन आप कीबोर्ड भी खरीद सकते हो, देन आप क्या कर सकते हो, यूएसबी भी खरीद सकते हो, या फिर पेन ड्राइव भी खरीद सकते हो। तो ये क्या करता है, आपको एक बास्केट में लाके दे देता है कि ये क्या है, कि बायर का चॉइस है, बायर भी लैपटॉप के साथ ये खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग क्रिएट करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन, को रिलेशन जिसको बोल सकते हैं। कि दूसरा डेटा किसी दूसरे डेटा से कितना रिलेटेड है, कि अगर ये डेटा जा रहा है, तो क्या ये भी डेटा उसके साथ जा सकता है। तो हमारा क्या होता है, एसोसिएशन होता है। उसका एग्जाम्पल है मार्केट बास्केट एनालिसिस। कि अगर आप कोई एक चीज खरीदते हैं, उसके साथ दूसरा चीज क्या आता है, कि मार्केट में रिकमेंड करने लगते हैं लोग, है ना। कोई भी मॉल पे चले जाओ, या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे चले जाओ, तो आपको ये दिखता होगा, है ना। देन सेमी सुपरवाइज में क्या होगा, कि इसमें डेटा तो होगा, लेकिन क्या होगा, 50-50 होगा। 50-50, 70-30, इस तरीके का रेशियो हो सकता है। कि कुछ डेटा क्या होगा, लेबल होगा, और कुछ में क्या होगा, अनलेबल होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बता सकते हो अभिषेक? चलिए, या तो फिर उसे लेबल डेटा पे कर देंगे या अनलेबल डेटा। हाँ। तो या तो आप उसको क्या करोगे, लेबल पे कर दोगे, या तो सारे डेटा को लेबल कर देंगे, ये सारे डेटा को अनलेबल कर देंगे। अगर लेबल करेंगे तो सेम सुपरवाइज में चला जाएगा, और सेम प्रोसेस फिर क्या होगा, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनलेबल कर देंगे तो वो अनसुपरवाइज में चला जाएगा, और जो अनसुपरवाइज का प्रोसेस रहेगा उसी को फिर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। कि अगर वेरिएबल में है, क्लासिफिकेशंस का है, तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट या फिर क्लासिफिकेशंस में सॉल्व कर सकते हो, तो जो क्या है हमारा, सुपरवाइज का बन जाएगा। अगर आपके पास क्या है कि सारे डेटा को अनलेबल कर रहे हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, अनसुपरवाइज का बन जाएगा। तो उसमें से क्लस्टर का आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, क्लस्टर का यूज करके। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, री, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल रहेगा। देन इसके बाद हमारे पास पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का एग्जांपल दिया था, याद है? पैरामेट्रिक क्या था? पैरामेट्रिक मॉडल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर। बताओ, पैरामीटर्स के बारे में बताया था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि आप एक फिक्स नंबर रखते हो। हेलो। हेलो, इज दिस मोहम्मद साहिल? यस। यस, यस। हम्म। No, I'm just working now, but I am change. I want to change my job, so that's why I'm. Hmm.
No, no, I'm not in notice period, but maybe from next month I will. Hello. It 1 month. And which location? And what will be the package of this contract? CTC, that is 10 LP approx. No, no. Expectations are based on the job type. Na? If this is a permanent job for the full time, but it is a contract. Na? So based on the contract, what will be your budget? That is a 5 years of experience. Okay. Yeah, okay. But it's a very long time now. But it may be that is a 2 months of salary gap. Then how we can manage? Yes, yes. Okay, thank you. ओके सॉरी लुकेश, वो कॉल आ गया था थोड़ा सा ऑफिस का। ठीक है। ओके सर, ओके। तो हम लोग पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिस्कस कर रहे हैं। पैरामेट्रिक यस क्या सर। था? कि दीज आर मैथमेटिकल इक्वेशंस विच हैव सम वैल्यू, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल में दिया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, याद है? इसमें हमारे पास y और x गिवन होता था, मतलब डेटा में आपके पास रहता था, लेबल डेटा, है ना? कि x और y आपके लेबल डेटा में होगा, तो आप क्या चेंज कर सकते हो, m और c ही चेंज कर सकते हो पैटर्न फाइंड करने के लिए, है ना? कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कोई भी पैटर्न, वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हो, तो किसके थ्रू कंट्रोल करोगे आप? तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा, या तो आप m चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर c को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि x और y क्या होता है, गिवन होता था, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो जब आपके पास ये चेंजेबल क्या होते थे, वेरिएबल होते थे, यही हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर्स कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे पैरामीटर्स मॉडल्स आर कैरेक्टराइज बाय द फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो हमारे पास कितने पैरामीटर है, तो यहाँ पे आप देखोगे दो पैरामीटर्स। एंड दिस मॉडल आज assumptions अबाउट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्ट्रक्चर, कि आपका डेटा फिर किस तरीके से फॉलो करेगा पूरे पैटर्न को, वो हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना? और यही हमारा क्या रहता है, एम और सी क्या बताता है, कि आपका समराइज करके डेटा देता है कि जो भी आपके पास पैटर्न होगा, इसी दो नंबर के बेस पे होगा। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो क्या था, स्लो स्लो। अगर मैंने आपको ये दिखाया था, अगर याद होगा तो, कि मान लो मुझे क्या करना है, कि हमारा एम है, हमारे पास क्या रहेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा। अब मुझे क्या करना है इस पे, कि इसमें आपको करना है कि अब आपको एक वैल्यू ले लेना है,
कि मान लो एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, और इसके बेस पे क्या सैलरी है, 4 का है, 5 का है, 7 का है और 9 का है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स हो गया, और इसके बेस पे वाई ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसके बेस पे आपको लाइन ड्रॉ करना है कि इसमें क्या पैटर्न होगा। इसके बाद मान लो कि हमारे पास क्या है, एक 8 ईयर्स का बंदा है। अब उसको कितनी सैलरी दे सकते हैं, बता सकते हो? कि यहाँ हमारे पास क्या है कि 2.5 ईयर्स का जिसका एक्सपीरियंस है, उसको कितनी सैलरी दे सकते हैं, बता सकते हो इस पैटर्न के बेस पे? अभिषेक, कि मान लो क्या है, 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, अब मुझे उसको सैलरी रेंज पे रखना है, तो कितना देंगे? सर सेम ही देंगे। क्या सेम देंगे? यहाँ पे देख के सर क्या सेम लिखा है, 4 to 5 का देंगे, मतलब या फिर बोल यस सकते हैं सर। 4.5 का दे सकते हैं अगर एक नंबर बोलेंगे तो, है ना? क्योंकि क्या है, 2.5 क्या इसी के बीच में आएगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 4.5 ही आ सकता है इनके बीच में, जो अप्रोक्स इतना सैलरी क्या होगा, 2.5 साल के एक्सपीरियंस वालों को देंगे। अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको कितना सैलरी दे सकते हैं, बताओ? सोनाली बताओ आप, और कौन कौन है, चंचल, कुणाल, सदुल्ला, आप बताओ, संजय है, कैफ, आकांक्षा, अमन, अमन आप बताओ, क्या सैलरी हो सकता है? आपको अप्रोक्स बताना है, ये नहीं कि एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए हमारा। तो क्या हो सकता है अगर 8 साल का एक्सपीरियंस हो तो क्या सैलरी हम लोग दे सकते हैं, किसके बेस पे? तो ये जो हमारे पास कंपनी में पहले एम्प्लॉय थे, उसको मैंने जो सैलरी दिया था उसके बेस पे। ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा हो गया। हिस्टोरिकल मतलब पहले का, जिसके बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो जल्दी से बताओ, अभिषेक आप बताओ, इतना सोचने में टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से बताओ, अगर 6 साल का रहता तो कितना सैलरी होता, बताओ? 6 साल का एक्सपीरियंस रहता तो कितनी सैलरी देते? हाँ यार वो 11 लाख दे तो सकते थे। लाख। यस सर। कैसे? सर बोला कि क्या है। कि 4 में हम लोग ने दिया है, 7 का दिया है, मतलब देख रहे हैं कि आप अप्रोक्स 3 का क्या है, यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हो कि 4 का बड़ा है, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 2 का गैप है। तो फिर से देंगे तो कितने का गैप देंगे, 2 का गैप देंगे। इसी तरीके से भी सोच सकते हो, मतलब आप दोनों कोई भी पैटर्न आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। देन अगर 7 साल का होगा तो उनको 13 लाख दे सकते हैं। जो 8 साल का होगा उसको 15 साल दे, 15 लाख रुपए का सैलरी पैकेज ऑफर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। क्योंकि अगर इससे कम करेंगे तो अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल सकता है, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो हो सकता है हमारे कंपनी का बजट ना हो। तो ये इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं थी, आप लोग इतना सोच क्यों रहे थे, बताओ लोकेश। हम्म। बाकी अमन आप बताओ, क्या रीजन था इतना सोचने का? सोचना अच्छी बात है, बट सोचने के बाद जवाब देना, जल्दी से बताओ। अब ये चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरीके से आपके पास क्या होगा, कि मान लो मैंने तुरंत बोल दिया कि बताओ 20 साल वाले का कितना पैकेज होगा, तो तुरंत बताना आपको, तो कैसे बताओगे? एज ए ह्यूमन आप तो टाइम लोगे कैलकुलेट करने के लिए।
तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक नॉर्मल इक्वेशंस में ले लेते हैं कि जो हमारा y आ रहा है वो कितना आएगा, कि मान लो 2x -1 कर देते हैं, या फिर 2x और c की वैल्यू जो भी रहेगा। अगर ये 2x रखते हैं तो कितना आएगा y का वैल्यू, अगर 5 साल है तो कितना होगा सैलरी, बता सकते हो? 10। तो 10 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा कितना है, 9 है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 माइनस करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2x -1 कर रहे हैं। अब यही चीज रहता 4 साल का रहता, कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी कितनी बनेगी, 7। तो 2, और कितने साल का एक्सपीरियंस बोला था, 4 साल का, और -1। तो ये हमारा क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है जिस हिसाब से हमारा डेटा था, है ना? सर। तो आपने क्या किया, एक इक्वेशंस फॉर्मेट कर लिया। अब इस फॉर्मेट से क्या होगा, अब आप तुरंत आंसर कर सकते हो। कि मैंने बोल दिया कि अगर उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी कितनी देनी होगी, तब क्या करोगे, 2 × 20 - 1, कितना होगा, 40, से काटिए तो इसे 39। काटिए। तो यही इक्वेशंस आपने कैसे फाइंड किया, और ये यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पैटर्न से, हिट और एंड ट्रायल के बेस पे, है ना? तो वही चीज आपको याद रखना कि हिट एंड ट्रायल के बेस पे चलता है। ठीक है। हाँ। नहीं। ठीक। तो ये चीज हम लोग यहाँ से डिसाइड कर रहे थे, तो ये एम और सी कैसे पता चलता है, तो यही डेटा से पता चल जाता है कि जो आपके पास ये पूरा डेटा गिवन है ना, ये जो डेटा गिवन है, इसी से आपको एम और सी मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो हर एक डेटा को क्या करो, आप पॉइंट में यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये अभी हम लोग दो डेटा के बेस पे बात कर रहे हैं, तो इजी होगा समझना। तो मैंने क्या किया कि मान लो इधर से कितना है, 2 इयर्स का है, तो इधर वाई कितना होगा, 4 होगा, तो इधर से आप 2 लोगे और वाई कितना होगा, 4 होगा। तो ये यहाँ पे ड्रॉ होगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ होगा, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ड्रॉ होगा, इधर से आपका 3 जाएगा यहाँ से, और इधर से क्या होगा, 5। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से 4 और 7 का क्या बनेगा, तो 4, और आपके पास 7 यहाँ पे बनेगा। देन 5 और 9 का कहाँ पे बनेगा, तो ये हमारा 5 और ये हमारा 9 यहाँ पे बनेगा। तो आप देखोगे ना कि हर एक पॉइंट को अगर आपस में मिलाते हो तो आपके पास एक लाइन मिलेगा। ये दिख रहा है कि ये लाइन आपको मिलेगा इस तरीके से, ये दिख रहा है। और ये जो लाइन बन रहा है वही हमारा इक्वेशन होगा, मतलब इसी लाइन पे क्या करेगा, सारा नंबर लाई करेगा। अगर आपको ये लाइन का इक्वेशन पता है, मतलब ये लाइन कैसे बन रहा है वो पता है, तो आपको हर एक वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब इसमें मैंने बताया कि ये एम और सी क्या होता है, तो एम हमारा स्लोप होता है। स्लोप मतलब कि ये जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर जाएगा कि अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, वो डिसाइड करता है ये एम। सी क्या करता है, कांस्टेंट, कि वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट सी हमारा क्या था, कि अगर आप इसके बेस पे ड्रॉ करोगे अपने डेटा के बेस पे, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा सीधा एकदम। क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो नहीं आएगी, बट हाँ इतना आ सकता है। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, एम और सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आप ये ग्रीन वाले को क्या करो, किसी भी इस लाइन पे पूरी अच्छी तरीके से पुट कर दो। तो मैंने जब ये पुट किया तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, देख सकते हो? बताओ कितना आया स्लोप, 2 आ रहा है। और ये वाई को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, बता सकते हो? वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स कहाँ पे 0 है, और एक्स कहाँ पे 0 है, बता सकते हो इस लाइन के लिए? इस लाइन के लिए एक्स 0 कहाँ है, यहाँ है ना? कि अगर आपका एक्स, अगर एक्स 0 है तो वाई कितना होगा, तो वाई हमारा -1 होगा, है ना?
तो यही चीज हमारा देखोगे कि -1 यहाँ से हमें मिल गया, तो इसको हम लोग जो इंटरसेप्ट करता है वहीं जहाँ पे क्लोज होगा तो वो हमारा सी हो गया। और जो ये स्लोप की वैल्यू है वही हमारा एम है। और ये जहाँ पे भी आप इसमें कहीं पे भी वैल्यू लाई करेगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा, हमें पता चल गया। तो इसका जो इक्वेशन बन रहा है, और हमें पता है कि लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। दिख रहा है? कि अगर आप ये देखोगे कि ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता है, और हमें यहाँ से एम मिल गया। तो एम की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, 2। और एक्स हमारा क्या होता है, इक्वेशन का लाइन होता है, जो भी वैल्यू आप देते हो। देन सी हमारा कितना है, तो -1 है। तो +1 और -1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस रहता है तो -1। और ये किसका है, तो वाई। अब ये इक्वेशन में जो भी पुट करोगे, अब ये क्या करेगा, एक पैटर्न देगा, इसी लाइन का पैटर्न दे देगा कि जहां से इन्फिनिटी से लेके प्लस तो माइनस। तो ये समझ में आया? ये मैंने पहले भी बताया था, अगर याद होगा तो। अब हम लोग क्या करें, सिर्फ एम और सी तो मैनिपुलेट करके क्या निकाल रहे हैं, मॉडल बन गया ये हमारा। अब इस मॉडल में क्या करोगे, एक्स पुट करो वाई मिल जाएगा। ये समझ में आया? अमन, आकांक्षा, बताओ ये समझ में आया? सब सो गए क्या? हम्म। कुणाल, अमन चला गया क्या, अमन कहाँ है? तो यही चीज हमें याद रखनी है। अब यही चीज हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू था, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। तो जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो, यही पैरामीटर्स कितने हैं, तो उसमें 1.8 ट्रिलियन है चैट जीपीटी 4 पे। यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं इस तरीके से, उनके पास कितना इक्वेशन है, इक्वेशंस तो बहुत सादे होंगे। उसमें से 1.8 ट्रिलियन क्या पैरामीटर्स है, उसके बेस पे आंसर है। तो आप सोच सकते हो कि उनके बीच में कितना यूनिक पैटर्न उन्होंने फाइंड किया होगा, कि हर एक डेटा के बीच पे रिलेशंस कैसे उन्होंने फाइंड किया होगा अपनी तरीके से। क्योंकि हमने दो कॉलम के पास बेस पे बात किया तो दो है, अगर तीन कॉलम रहता तो हमारे पास तीन पैरामीटर मिलते। कैसे, तो ये हमारा एक्स था, और ये हमारा क्या हो जाता है, x1 हो जाता। तो आपके पास जो नया इक्वेशन बनता क्या बनता, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी। तो जितना आपके पास क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ऐड ऑन करते जाएंगे, उसके बेस पे पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। और जितना ज्यादा आपके पास कॉलम होगा उतना ज्यादा पैरामीटर्स होगा। और जितना ज्यादा कॉलम मतलब आपके पास उतना ज्यादा क्या है, डेटा है। तो मतलब आपके पास क्या है, 1.8 ट्रिलियन कॉलम का डेटा है। उसके बेस पे आप क्या करते हो, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करता है हमेशा। तो ये चीज हमें पैरामीट्रिक बोलते हैं इसको, कि हमारा क्या हो गया, पैरामीट्रिक मॉडल हो गया। जो आगे जाके देखेंगे, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल एल्गोज होंगे। तो लीनियर रिग्रेशन से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, और न्यूरल नेटवर्क से। तो ये याद रखना आपके पास। ठीक है?
देन अनसुपर ये क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर में क्या होगा, नॉन पैरामीट्रिक में क्या होगा, कि जिसमें आपको एम और सी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैटर्न बताने हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, और यहाँ पे भी कुछ डेटा है। अब आपको बताना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा पॉइंट आएगा वो किस ग्रुप में आ सकता है, कि मान लो ये ना आके कि ये यहाँ पे आ रहा है, तो बताओ वो कौन से ग्रुप में आएगा। एक, ये हमारा वन हो गया, ये टू हो गया, ये तीसरे। तो जो नया डेटा पॉइंट्स हमारे पास हमने लिया यहाँ से, वो किस में जा सकता है, बता सकते हो किस में ज्यादा चांस होगा। टू वाले का। टू वाले सर में जा इसका तो सकते कोई हैं। पैटर्न। पैटर्न नहीं दिख रहा है, सबको तो मैंने अलग अलग बाय डिफॉल्ट करके दिखाया है ताकि आपको अलग दिखे। तो बाय डिफॉल्ट ये टू वाले में जा सकता है ना, क्यों जा सकता है, बताओ। अगर जा सकता है तो क्यों जा रहा है, ये ब्लैक वाला डॉटेड जो भी था, ये टू वाले में आपने बोला कि इस ग्रुप में जाएगा, तो क्यों जाएगा, बता सकते हो। तो आपने जो काउंट किया होगा बाय डिफॉल्ट वो डिस्टेंस से किया होगा, अगर याद होगा तो, कि आपने देखा किसका डिस्टेंस सबसे नियर है, कि जिसका डिस्टेंस कम होगा वो उसी में क्या होगा, ग्रुप में आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास तीन ही ग्रुप में डेटा है। तो जिससे डिस्टेंस सबसे कम होगा हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को उसी पे डाल देंगे। ये समझ में आया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्लास में भी बताया था, भूल जाते हो, ये चीज भूल जाना। का होल स्क्वायर इंटू y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये सिक्स क्लास का फॉर्मूला है, ये कोई नहीं बोलेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा है। 6 7 8 9 ये चीज हम लोग पढ़े हैं, तो वहां पे लाइन का इक्वेशन भी रहता है और डिस्टेंस का इक्वेशन रहता है। तो ये डिस्टेंस का इक्वेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब बताओ, इसमें कोई ऐसा पैरामीटर है जो बाहर से आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस तरीके से हमने y = mx + c में कर रहे थे। बताओ जल्दी से। इसमें m और c क्या था, हम अपने हिसाब से भी रख सकते थे, या फिर डेटा के हिसाब से हमें क्या होता था, मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन इसको हम क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। m और c को क्या कर रहे थे, हम कंट्रोल कर रहे थे। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होता, पैरामीटर नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो। उसमें जो एक्चुअल एक्स और वाई होगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका पूरा पैटर्न होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स। ये समझ में आया। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डिस्टेंस है वो पहला क्या है, केएनएन होता है। तो जितने भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, केएनएन है। देन इसके बाद होता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या होता है, कि आप एक फिक्स पैरामीटर के बेस पे क्या करते हो, हाँ ना के बेस पे आंसर करते हो, यस नो। जैसे हमने बताया था कि सैलरी के बेस पे आप करते हो, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, पैटर्न बनता है। कि यहाँ पे डिसीजन लेते हो, अगर डिसीजन सही होता है तो आप लेफ्ट जाओगे, अगर डिसीजन गलत होगा तो राइट जाओगे। और इसके बेस पे क्या होगा कि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा जिसके बेस पे आप कंट्रोल करो। तो वही चीज हमारा क्या था, डिसीजन ट्री होता है। और इसी का एडवांस है डिसीजन ट्री का रैंडम फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम्स रहेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि आपके पास क्या होगा, मशीन लर्निंग को मॉडल के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडल के बेस पे पहला पैरामेट्रिक और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक। और मशीन लर्निंग को डेटा के बेस पे क्या कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। तो ये डेटा के बेस पे हो गया, और ये किसके बेस पे हो गया, मशीन लर्निंग के मॉडल के बेस पे हो गया। तो ये समझ में आया। दो चीज जल्दी से बताओ। यस सर। फिर ये सारी चीजें हैं। देन फिर हमने बताया था टाइप्स, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। देन सुपरवाइज का क्या एडवांटेज रहेगा, कि जो सुपरवाइजर होता है कि वो उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है, सबसे ज्यादा होती है, प्लस ये ट्रस्टवर्दी मेथड होता है। ट्रस्टवर्दी मतलब क्या होता है, कि आप इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो।
लेकिन ये क्या होता है कि अनसुपरवाइज में हमारा क्या होता है, लेस एक्यूरेसी आती है। और इसमें क्या होता है कि ट्रस्टवर्दी थोड़ा सा कम रहता है। क्यों? क्योंकि मशीन्स को जो पैटर्न दिख रहा है और जो मुझे दिख रहा है, वो हो सकता है कि सेम सेम ना हो, है ना, अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मशीन किस हिसाब से पैटर्न फाइंड करता है हमें नहीं पता चलता है ना। कि हो सकता है कि वो एक एक चीज को काउंट कर रहा हो, और एज अ ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज को काउंट ना कर पाए। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी सी एक्यूरेसी का क्या होता है, लो होता है। देन उसी चीज पे क्या रहता है कि आपके पास जिस हिसाब से आपको लेबल दिख रहा है उस हिसाब से आंसर करते हैं, और मशीन भी उसी लेवल के हिसाब से आंसर करती है। तो क्या होता है कि दोनों का आंसर सेम सेम आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाई एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी। ये समझ में आया? देन मशीन लर्निंग का गोल क्या है, कि हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ क्यों रहे? सिंपल, मॉडल बनाना। और मॉडल बेसिकली होता क्या है, कि ये पैटर्न होता है जो क्या करता है, डेवलप अ मेथड दैट कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट पैटर्न्स इन द डेटा। कि हमारे डेटा में क्या पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वो डिटेक्ट कर ले, है ना। एंड उसी को फिर उसी पैटर्न के बेस पे क्या करें हम लोग, अनकवर पैटर्न्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेटा। कि इन फ्यूचर जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रिडिक्ट करेंगे। तो यही हमारा गोल रहता है मशीन लर्निंग में। तो की टर्म में हमने फीचर्स बता दिए। फीचर्स क्या होते हैं, जो इनपुट होते हैं उसको बोलते हैं फीचर्स। देन लेबल्स किसको बोलते हैं, जो आउटपुट रहेंगे उसको बोलेंगे लेबल्स। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ये सारे हमारे क्या हो गए, फीचर्स हो गए। और ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, लेबल हो गया। देन मॉडल्स क्या होते हैं, तो मॉडल जो होगा वो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड लेबल होगा। ठीक है, कि आपके पास जो भी डेटा है उसके बेस पे जो भी लेबल आते हैं वही हमारा क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशन ही मॉडल हो गया होता है। कि जो इनपुट रहेगा जो आउटपुट रहेगा उसके बीच में क्या पैटर्न है, क्या रिलेशन है, वही हमारा मॉडल बन के देता है। और ये मॉडल क्या होगा, नंबर में ही रिटर्न होता है हमेशा। तो यही चीज आपको यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेट में दिखाया गया है। कि आप डेटा देते हो और कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दोगे, तो ये क्या करेगा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, और जो पैटर्न मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एमएल मॉडल होगा। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन जब भी आप मॉडल बनाते हो तो आपको हमेशा ये स्टेप्स को याद रखना पड़ता है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हो। देन क्या करते हो, डेटा क्लीनिंग करते हो। डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो। क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन पे कैलकुलेट होता है। और इक्वेशन में क्या होगा कि टेक्स्ट डेटा तो पास नहीं कर सकते, तो टेक्स्ट को आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। देन वैल्यू के एक रेंज पे कन्वर्ट करना होगा, ताकि क्या हो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। तो ये सारी चीज करेंगे। देन उसके बाद क्या करें, मॉडल चूज करेंगे कि क्या हमारा लेबल डेटा है या अनलेबल है। अगर लेबल होगा तो सुपरवाइज वाले को चूज करेंगे, अगर अनलेबल होगा तो अनसुपरवाइज को करेंगे। एंड देन सुपरवाइज में फिर देखेंगे लेबल में हमारे पास क्या है, कैटेगरिकल है तो क्या करेंगे, कैटेगरिकल में क्लासिफिकेशंस का यूज करेंगे। क्या जो हमारे पास लेबल डेटा आया वो क्या कंटिन्यूस है, अगर वो कंटिन्यूस है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, तो रिग्रेशन मेथड्स का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन फिर क्या होगा, मॉडल आपने चूज कर लिया, अब क्या करते हो, ट्रेनिंग। हर एक फील्ड में क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, एक अच्छा मेंटोर मिल गया और एक अच्छा हमारे पास डेटा भी आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, स्टूडेंट को सिखाएंगे। अब उसके पास क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। तो आपका मेंटोर जैसा होगा और आपका क्या होगा, स्टूडेंट जैसा होगा, उसके बेस पे ही ट्रेनिंग होगा। कि ये दोनों सही है तो आपका ट्रेनिंग भी क्या होगा, सही से होगा। अगर या तो स्टूडेंट सही नहीं है या तो टीचर सही नहीं है, तो आपका जो भी मॉडल ट्रेनिंग होगा वो फिर अच्छा एक्यूरेसी नहीं देगा, है ना। मान लो क्या स्टूडेंट सही है, वो पढ़ने में सही है, लेकिन क्या है टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, तो भी क्या होगा, ट्रेनिंग सही से नहीं होगा। अगर टीचर सही है और स्टूडेंट ही नहीं है पढ़ने वाला, तो फिर क्या होगा, तो भी आपका ट्रेनिंग में एक्यूरेसी सही नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज आप क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हो बार बार कि आपका डेटा सही से प्रिपेयर तो हुआ है ना, आप जो मॉडल चूज कर रहे हो वो परफेक्ट मॉडल तो है ना। तो ये दो चूज करने के बाद ही ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये आप हिट एंड ट्रायल के बेस पे भी करते हो, है ना। जैसे क्या करते हो आप, डेमो क्लास लेते हो, कि पहले 3 4 क्लास ले लिया, अगर अच्छा लगा तभी क्या करते हो, आगे आगे प्रोसीड करते हो, नहीं तो फिर क्या करते हो, वहीं पे रोक देते हो। फिर दूसरे टीचर के पास जाते हो, वहां पे भी डेमो लेते हो, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हो, प्रोसीड करते हो। देन वही चीज रहता है कि अगर आपको कैसे पता चलेगा वो टीचर अच्छा है या नहीं है,
तो या तो आप टेस्ट दोगे, या तो फिर क्या करोगे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस या फिर जो उनके बच्चे होंगे उससे पूछ लो कि जो आपका रिजल्ट आया वो कैसा आ रहा है। अगर वो रिजल्ट गलत आ रहा है तो उसको फिर या तो इम्प्रूव करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, वो मॉडल को वहीं से हटा देंगे। तो इम्प्रूव करेंगे, तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब क्या हो गया कि आप इस स्टेप को दोबारा देखते हो कि सही है, दूसरा मॉडल तो सही है, बाकी जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होंगे वो पैरामीटर्स की वैल्यू सही तो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज हम लोग इसमें क्रॉस चेक करते रहते हैं जब तक हमें एक डिजायर एक्यूरेसी ना मिल जाए। डिजायर एक्यूरेसी क्या होती है कि आप अपने फील्ड में कितना एक्यूरेसी चाहते हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। तो वो डिजायर एक्यूरेसी रहेगा। अगर उतना आ गया देन फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में वो एप्लीकेशंस यूज होने लगता है। ये समझ में आया? ये बताओ, सारा स्टेप समझ में आया? क्योंकि ये चीज हम लोग डायरेक्टली अब कोड में फॉलो करेंगे। ये समझ में आया सबको? सर एक बार फिर से बताना। क्या चीज फिर से बतानी है? कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, वो तो क्या रहता यस। है, किसी भी चीज के लिए डेटा कंपलसरी रहेगा। आपके पास जो डेटा आएगा वो हो सकता है क्या होगा, क्लीन होगा, अनक्लीन होगा। अगर अनक्लीन होगा तो क्लीन करना पड़ेगा, है ना। एंड देन जिस टाइप का एल्गोरिदम उस टाइप में क्या करना होगा, डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेटा कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या करोगे, मॉडल चूज करोगे कि वो क्लासिफिकेशन होगा कि रिग्रेशन होगा, कि सुपरवाइज में जाएगा कि अनसुपरवाइज में जाएगा। ये आप क्या करते हो, फिर यहाँ पे चूज करते हो, है ना। देन उसके बाद क्या करते हो, ट्रेनिंग, मतलब उसको ट्रेन करते हो मॉडल को। तो जैसे ट्रेन हो जाता है उसको क्या करते हो, एक्यूरेसी चेक करते हो कि ट्रेनिंग के बाद एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अगर एक्यूरेसी सही आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर क्या करते हो आप, पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करते हो ताकि क्या हो, एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि अगर एक्यूरेसी आ गई पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शंस में यूज करना स्टार्ट। ये समझ में आया? यस सर। सर हम आगे। तो ये चीज हमारे पास रहता है। तो वही जो स्टेप्स है ना, उसी को थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट डेफिनेशंस के फॉर्म में सारा चीज लिखा हुआ है कि डेटा कलेक्शन होता क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और मेजरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंटलेस डिफरेंट सोर्स। आप अलग अलग सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हो, देन डेटा प्रिपेयर करते हो। डेटा प्रिपेयर में क्या होता है, तो उसको बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो वो पार्ट कंप्लीट आप करते हो। देन फिर आप क्या करते हो, मॉडल चूज करते हो कि कौन सा हमारा मॉडल होगा। देन क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो। देन ट्रेन टेस्ट। देन फिर क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हो कि कहीं हमारा मॉडल ओवरफिट तो नहीं होगा, अंडरफिट तो नहीं होगा, वो चीज चेक करते हैं। देन पैरामीटर ट्यूनिंग करवाते हैं कि क्रॉस चेक करवाते हैं कि कौन किससे हमें क्या होगा कि एरर मिनिमम हो जाए और एक्यूरेसी मैक्सिमम हो जाए। तो पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेते हैं। देन फिर आप क्या करते हो, मशीन लर्निंग का यूज करते हो प्रिडिक्शंस के लिए। एंड देन एप्लीकेशन आप देखते ही हो कि एमएल का एप्लीकेशंस आपको हर जगह पे दिखता है। ट्रैफिक अलर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस पे हो गया, या फिर क्या बोलते हैं फोटो इमेज पे हो गया, या फिर आप देखते हो ऑनलाइन चालान हो गया, है ना। एंड देन आप जब क्या करते हो, असेसमेंट असाइनमेंट देते हो तो वहाँ पे कैमरा ऑन रहता है, तो वो भी क्या है, एमएल का एप्लीकेशन पार्ट है। तो वो सारा चीज अब आपको दिखता है कि जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, पैटर्न के बेस पे यूज कर रहे हो। तो वो हमारा क्या हो गया, एमएल का ही पार्ट हो गया। देन ये चीज मैंने बताया था कि अगर एमएल पे जा रहे हो तो कहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, कि जब आप एमएल स्टार्ट करते हो तो पहले आप स्टैट्स का बेसिक पढ़ते हो, और उसमें ही होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग। उसके बेस पे क्या करते हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज पढ़ते हैं। सुपरवाइज में मैंने बताया क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस होगा। अब इसमें कौन कौन से मॉडल होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। अनसुपरवाइज में भी सेम है, वो हम लोग देखेंगे। देन फिर क्या था कि इसी में थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्बिनेशंस, तो उसको बोलते हैं एसेंबल्स, ठीक है। अब ये चीज डीप लर्निंग में जाएंगे तो हमारा क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि जब आप डीप लर्निंग में क्या होता है कि जहाँ पे पैटर्न होंगे, बट क्या होगा, उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होगा, उसके लिए ये होगा, ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि हम लोग
मशीन लर्निंग मॉडल मतलब प्री डिफाइंड मैथ्स के एल्गोरिदम नहीं है। तो फिर वहां पे हम लोग यूज करते क्या, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। कि जहाँ पे क्या होगा कि डेटा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन ही हमेशा दे, वो इक्वेशन नहीं भी दे सकता है, तो उसकी जगह पे फिर न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे। तो हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो भी हम लोग आपके सिलेबस पे है, लेकिन वो क्या है, मशीन लर्निंग के बाद है, डीप लर्निंग में है, जिसको आप एआई का कोर्स बोल रहे हो। तो एआई में आप ये देखोगे पूरा, ये न्यूरल नेटवर्क पूरा आप देखोगे। और मशीन लर्निंग में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स क्या होंगे, स्किप होंगे, बट हाँ ये पार्ट पूरा देखेंगे। तो ये समझ में आया। यस सर। तो डीप लर्निंग में क्या एडवांटेज फिर मिलता है आगे जाके, कि डीप लर्निंग में आपको ये मिलेगा कि इसमें जो आप फीचर सिलेक्शन कर रहे हो मशीन लर्निंग में, जैसे आप कौन सा कॉलम रखना है कौन सा कॉलम नहीं रखना है, आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये 10 कॉलम है, इसको हटाना है, 5 कॉलम को रखना है। तो मशीन लर्निंग में आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा कॉलम रखना है कौन सा कॉलम हटाना है। पर डीप लर्निंग क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली वो सारे कॉलम्स को लेता है और उसमें से पैटर्न देख लेता है, कि आपको जरूरी नहीं कि आप वो कॉलम रखो या ना रखो। डीप लर्निंग क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो वेटेज देगा कि किस कॉलम को कितना वेटेज देना है और किस कॉलम को कितना कम देना है। तो वो हमारा डीप लर्निंग में ऑटोमेटिकली होता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि इसमें डेटा फिर बहुत ज्यादा लगता है, इसमें फिर आपको चाहिए दो चीज, ह्यूज डेटा और दूसरा ह्यूज कंप्यूटेशन। क्योंकि डेटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फिर कंप्यूटेशंस भी लगेगा, है ना। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया जो आप पढ़ने वाले हो। अब इसमें जो पहला पार्ट रहेगा हमारे पास डेटा कलेक्शंस का। अब आपको ये स्टेप्स को क्या रखना है, याद रखना है कि अभी हम लोग सबसे पहला काम क्या रहेगा, डेटा कलेक्शंस। तो ये डेटा हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, बताओ। डेटा हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, ज्यादा से हैं। ज्यादा से क्या है? कैगल से ले लेंगे, और भी जितने भी डिफरेंट सोर्स होंगे उससे भी ला सकते हैं। तो मान लो ये डेटा कलेक्शन हमारा इजी हो गया कि आपको डेटाबेस से भी मिल जा रहा है। देन सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा प्रिपरेशन में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वो देखेंगे अब। ठीक है। डेटा। हाँ, डेटा सबसे पहला काम क्या होता है कि जो आप कर रहे थे किसमें, एनालिसिस विद पाइथन कर रहे थे ना, सेम स्टेप आप यहाँ पे भी करोगे कि आप डेटा क्लीनिंग करोगे। देन फिर क्या करोगे, आउटलायर चेक करोगे कि किसमें आउटलायर है या नहीं है। देन आउटलायर रिमूव करोगे। देन फिर स्क्यूनेस चेक करोगे कि किसका स्क्यूनेस है या नहीं है, अगर स्क्यूनेस है तो स्क्यूनेस को क्या करेंगे, अप्रोक्स जीरो करेंगे। देन क्या करोगे, आप ट्रांसफॉर्म करोगे इनको। देन फिर क्या करोगे, स्केलिंग करोगे कि एक ही रेंज पे सबको कन्वर्ट करना है, तो वो हम लोग करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इनकोडिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास क्या होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर ही हो, कोई कोई कैटेगरिकल डेटा आएगा। तो कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में आपको कन्वर्ट करना होगा, है ना। क्योंकि क्या है, इक्वेशंस के बेस पे ही सारा चीज काम होगा, तो इक्वेशंस के बेस पे होगा तो हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। क्या आप क्या करते हैं, इसको इनकोड कर रहे हो। तो ये 4 5 स्टेप है वो देखेंगे। ठीक है। तो इसके बेस पे देन फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पे जाएंगे। तो पहले ये सेकंड स्टेप देख लेते हैं आज, थोड़ा सा टाइम टेकन है। बाकी लीनियर रिग्रेशंस तो ये हम लोग, लीनियर रिग्रेशंस का तो नेक्स्ट क्लास पे होगा। बट आज क्या है, डेटा कलेक्शंस और डेटा प्रिपरेशंस पे काम कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर देता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसी पे हमने किया था पिछले क्लास में किन्हीं के साथ डाउनलोड। ये जो डेटा हमने लिया है वो कैगल से लिया है। ठीक है। तो ये डेटा आपको, ये हमारे पास क्या रहेगा, कार का डेटा सेट से, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, कि जो हम लोग यूज करेंगे। और जो हमारा डेटा प्रिपरेशंस का क्या होगा, स्टेप होगा। और ये हमारा स्टेप्स है कि आप क्या करते हो, मिसिंग वैल्यू हैंडल करोगे, आउटलायर चेक करोगे, स्क्यूनेस, डेटा इनकोडिंग, नॉर्मलाइजेशंस और फीचर इंजीनियरिंग करोगे। अब इसमें से मैंने हर एक पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। इसमें डेटा के बारे में ब्रीफ पता चलता है आपको,
कि डेटा बेसिकली एक्चुअली में है किस तरीके से, कितने रोज कितने कॉलम है, कितने आउटलायर्स हैं, कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, वो आप क्रॉस चेक करते हो। देन फिर मिसिंग वैल्यू को क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। देन आउटलायर को भी रिप्लेस करते हो। देन स्क्यूनेस को भी हैंडल करते हो। देन हमारे पास क्या रहेगा, कैटेगरिकल डेटा रहेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे। देन हर एक डेटा का क्या करेंगे, सबको रेंज सेम रखते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा जो कंप्यूटेशन हो वो इजी हो और सही से हो। देन फीचर इंजीनियरिंग में क्या होगा कि कौन सा कॉलम आपको रखना है, कौन सा कॉलम नहीं रखना है, वो डिसाइड होता है इसमें। ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, उसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। उसमें से एक मोस्ट कॉमन है कोरिलेशन। याद है ना कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या होता था? बताओ। कोरिलेशन का टॉपिक क्या था, मतलब कोरिलेशन में होता क्या था? क्यों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। हाँ, कि जो भी हमारा y है, x में कितना डिपेंडेंट है। अगर ये y हमारा x पे डिपेंडेंट होगा तो हम इसको रखेंगे, अगर डिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, फीचर इंजीनियरिंग में काम आएगा। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो ये चीज आप क्या करो, ओपन कर लो, और मैं बस फाइल आपको शेयर करता हूँ। ये फाइल कहाँ पे था, ml क्लास कार सेल cs। तो ये रहा हमारे पास डेटा। तो मैंने कार सेल्स आपके पास डेटा शेयर कर दिया है, अगर आप देखोगे तो। पहला हमने क्या किया है, पांडास और मैटप्लोट्लिब का यूज किया है, ताकि क्या कर सकते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग डेटा का ले सकें। है ना? इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं अपने नंपाई और पांडास के बेस पे। एंड देन इसके साथ अगर आपको विजुअलाइजेशंस में क्या करना हो, सीबोन का भी यूज करना, तो इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट सीबोन एज SNS। एंड आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये स्टेप्स आप लिख लो, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होगा, अभी फॉलो करेंगे हम लोग, कि हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स फॉलो करके ही क्या करेंगे, सारा काम करेंगे। फिफ्थ, सिक्स, और ये हमारा सात स्टेप होगा। और ये हर एक मॉडल के से पहले हम लोग यूज करते हैं, ये सातों के साथ। एंड देन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, आप मॉडल सिलेक्शन सिलेक्शन करते हो। मॉडल सिलेक्शन में पहला क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग देखेंगे। एंड देन सुपरवाइज लर्निंग में फिर क्या देखेंगे, कि पहले हम लोग रिग्रेशंस का देख लेंगे। रिग्रेशंस क्या था? हाँ, रिग्रेशंस में कैटेगरिकल डेटा कब से आ गया? इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल। तो हम लोग इसमें क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कि जो हमारे पास सेकेंड हैंड कार आ रहे हैं उसका प्राइस क्या हो सकता है। कि अगर कोई खरीदने आ रहा है तो हम प्राइस बता सकते हैं कि इतना प्राइस होगा। कोई अगर बेचने आ रहा है तो भी हम बता सकते हैं कि उसको क्या करेगा, इनपुट देगा, कार मॉडल, कार का नेम, देन जो भी चीजें होंगी इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे क्या करेंगे, प्राइस प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये रिग्रेशंस में आपका यूज होगा। एंड देन रिग्रेशंस में सबसे बेसिक मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। लीनियर रिग्रेशंस किसको बोलते हैं, तो जो आपने हमने पढ़ाया था, y = mx + c, यही हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है। ठीक है। तो इतना पार्ट आपका रहेगा आने वाले दो क्लास में, 2 या 3 क्लास पे। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास फिर वही इसके आगे का जो स्टेप होगा वो देख लेंगे। तो ये आप क्या करो, एक बार लिख लो।
अभी ये मैंने तो शेयर कर दिया है। तो आप वो चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो। देन लाइब्रेरी कौन से इंपोर्ट करने हैं? तो ये तीन लाइब्रेरीज आप अभी बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो। मॉडल सिलेक्शंस के लिए आगे जाके एक और लाइब्रेरी यूज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइकिट लर्न, एसके लर्न। और एमएल मॉडल, या फिर एमएल से रिलेटेड जितने भी टास्क होगा वो हमें किस में मिलेगा? साइकिट लर्न लाइब्रेरी में मिल जाएगा। कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको पता है, कैसे करते हैं? तो पिप इंस्टॉल, जो लाइब्रेरी का नेम रहेगा साइकिट डैश लर्न। अगर इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो गया। हो गया सबका? देन डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो आपको पता है। पाथ पूरा देते हो, या फिर पाथ नहीं देना तो क्या कर सकते हो आप, कि नॉर्मली सिर्फ फाइल का नेम दे सकते हो। तो आपके पास दोनों तरीका है, आप क्या कर सकते हो, डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। क्या दिख रहा है? कार सीएसपी यहीं पे हुआ। डेटा वर्जन्स, अच्छा कुछ और डेटा शेयर कर दिया क्या मैंने? कंट्रोल जेड, एमएल। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ क्रॉस। अगर वो डेटा नहीं होगा तो ये डेटा होगा हमारे पास, तो ये डेटा में शेयर करता हूँ इससे। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो वो शायद गलत डेटा चला गया।
तो आप इस तरीके से सेम फोल्डर पे रखोगे तो आपको कुछ डेटा इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबका डेटा इंपोर्ट हो गया। और मेरा यूनिकोड एरर दे रहा है। हम्म। अभी जो मैंने दोबारा डेटा यूनिकोड। से मैंने जो दोबारा डेटा शेयर किया था वो रखा। पुराना वाला डेटा कुछ और डेटा था, वो मैंने अभी वही मैंने देखा दोबारा इंपोर्ट करके तो अलग आ रहा था ना। तो वो डेटा नहीं है जो अभी मैंने दोबारा शेयर किया, वो डेटा क्या करो आप डाउनलोड कर लो। नमपाई, सॉरी पांडास, पांडास मैटप्लॉटलिब और एक सीबॉन। अभी ज्यादातर हम लोग पांडास का यूज करेंगे और विजुअलाइजेशंस के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। क्योंकि अभी हम लोग डेटा का क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कौन सा डेटा कहाँ पे है, कितने नॉन वैल्यूज है, कितना आउटलायर्स है, वो चेक कर रहे हैं। अमन हो गया। हो गया। कंसा कुणाल हो गया। इंपोर्ट करने के बाद बेसिक ये आपको दिख रहा होगा डेटा पूरा। देन डेटा का अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो हम लोग क्या यूज करते थे अगर याद होगा तो? डिस्क्रीट इन्फो यूज करते थे, याद है? उसके लिए हम लोग क्या करते थे, डीएफ डॉट इन्फो यूज करते थे और उससे हमें क्या क्या डेट मिलता था? और कितने साइज का है, कितने केबी का है, कितने रोज कॉलम है, और उसका डेटा टाइप एक बेसिक ओवर भी आपको पता चल जाता था, है ना? तो आपको उससे बेसिक ओवरव्यू मिल जाता था। तो इसमें से हमारे पास क्या था कि अगर आप देखोगे इस तरीके से हमने चेक किया था कि अगर आपके पास क्या होगा, डीएफ डॉट सेव करते हैं तो वो उसका क्या मीनिंग होता है, डीएफ डॉट सेव का? तो वो आपको बताता है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो कितने रोज है तो 157 है, कितने रोज है तो आपको दिखेगा, सॉरी कितने कॉलम है, 16 कॉलम है। डीएफ डॉट साइज क्या करता था याद होगा, एंडिम, ये कितने डायमेंशंस का होगा पता है कि इसका जो सर टू डायमेंशन? डायमेंशन का होता है। तो अगर आप देखोगे 2D है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको क्या करें, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में ही रख रहे हैं। पांडास जो भी काम करता है वो क्या रहता है, डेटा फ्रेम में रहता है। देन इसमें कितने टोटल डेटा है तो कैसे हम लोग दिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जो 157 था इंटू 16 करोगे तो टोटल इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, डेटा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो वो डेटा पॉइंट्स आपको मिल गया। देन फिर मैंने बताया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, तो उसके लिए क्या आता था, डीएफ डॉट इन्फो। इससे आपको क्या आइडिया लगता था कि ये डेटा फ्रेम है। देन इसका इंडेक्स क्या है, 157 तक है, 0 से 156 तक। देन 16 कॉलम्स है। देन ये कॉलम्स के नेम है और इसमें कौन से नल वैल्यूज नहीं है वो आपको पता चलेगा। तब देखोगे कि हमारे पास क्या है, रीसेल में कुछ नल वैल्यूज है। देन इन सब में भी क्या है, एक एक नल वैल्यूज है। इसमें भी क्या है, दो नल वैल्यूज है। इसमें भी एक नल वैल्यूज है। मतलब हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ नल वैल्यूज है। एंड लास्ट हमें क्या दिख रहा है, डेटा टाइप।
कि मैन्युफैक्चरर क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है, ये फ्लोट है। तो आपको फ्लोट और ऑब्जेक्ट में ज्यादा तो दिख रहा होगा। तो इसमें चार जो है वो हमारे पास क्या है, लेटेस्ट लॉन्च है, और हमारे पास व्हीकल टाइप है, और एक हमारे पास मॉडल है, और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल रहा है कि 12 क्या है, फ्लोटिंग है, और वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल रहा है। देन इसमें कितने कॉलम का सिर्फ नेम चाहिए था, तो कौन सा कमांड होता था हमारे पास, कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करते थे, df डॉट कॉलम। तो ये क्या करता था कि एज अ लिस्ट में आपको सिर्फ कॉलम के नेम रिटर्न कर सकता था। कि आपको सिर्फ कॉलम के नेम देखने हैं, तब क्या कर सकते हो, df डॉट कॉलम्स करते हो। देन अगर सिर्फ आपको डेटा टाइप देखना है अलग से, तो आप क्या करते हो, df डॉट डेटा टाइप। तो आपको क्या दिखेगा, कॉलम का नेम और सिर्फ उसका डेटा टाइप। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो। देन हमारे पास क्या था, स्टेटिस्टिकल समरी। इसका मतलब क्या होता था, याद है, बताओ। टाइप। हाँ, कि ये डिस्क्राइब करता था कि इसका काउंट कितना होगा, मीन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, और परसेंटाइल में कितना होगा, और ये हमारा मैक्सिमम कितना होगा। ये सारा चीज आपको दिखता था किसके बेस पे, तो डिस्क्राइब के बेस पे। ठीक है। देन डिस्क्राइब में भी हमारे पास दो ऑप्शंस रहते थे, अगर याद होगा तो, याद है, डिस्क्राइब में आप क्या करते थे। हम्म, डिस्क्राइब में हमारे पास दो थे। टॉप, वो तो हेड और टेल के बेस पे था। डिस्क्राइब में हम क्या कर सकते थे कि न्यूमेरिकल डेटा का ही बाय डिफॉल्ट रहता है, ये सारे क्या न्यूमेरिकल कॉलम है। आप कैटेगरिकल कॉलम का भी डेटा दिखाना चाहते हो, कैसे दिखाओगे, बता सकते हो। कि यहाँ पे आप क्या करते थे, इंक्लूड का एक फंक्शन रहता था। इसके अंदर इंक्लूड का एक पैरामीटर रहता है, इंक्लूड इक्वल टू, अगर आप ओ रखते थे, तो ये क्या दिखाता था, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का दिखाता था। अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं रखते थे, तो वो क्या था, न्यूमेरिकल डेटा टाइप का था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो न्यूमेरिकल के लिए अलग होता है, और कैटेगरिकल ये अलग। कैटेगरिकल में क्या होगा, काउंट होगा, उसमें कितने यूनिक वैल्यू वो दिखेगा, टॉप कौन सा है, मतलब पहला को रो कौन सा है, और इसमें किसकी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो दिखेगा। व्हीकल टाइप में दो यूनिक वैल्यू है, मैन्युफैक्चरर हमारे पास क्या है, 30 है। मॉडल, सारा मॉडल क्या है, यूनिक है। और लॉन्च में भी क्या है, यूनिक है। तो आपको ये एक बेसिक ओवर मिल गया। अब इसके बेस पे आप क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो, मतलब क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो इनसाइट पे। इनसाइट का मतलब हमने बताया था क्या होता है, कि उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन, कि आप उनको क्या देख के समझ रहे हो। बताओ, डिस्क्राइब के बाद आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। एक कॉलम का बता दो, रीसेल वैल्यू का कॉलम में आपको क्या समझ में आ रहा है, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में क्या समझ में आ रहा है। इसका एक बेसिक ओवरव्यू बता दो जल्दी से। लोकेश आप बता दो। अभिषेक, आप बता दो कि क्या समझ में आ रहा है इस वाले डेटा से। हेलो। यस मैम। यस। हम्म। कौन बोल रहा था। शायद उनको कुछ वही है कि थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। तो 12 से 2 क्लास है ना।
हम्म। हम्म। उसके हिसाब से फिर ऑफलाइन में वहाँ पे खाली है। हम्म। हम्म। हाँ फिर सही है। हम्म। पूछ लेंगे ना कि अगर ऑफलाइन आना है तो फिर। बाकी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब सीडी वालों का। ठीक है तो उसके बेस पे 309, 310। नहीं, 9 में हो ना, उनमें एक ही है ना, निखिल है, तो निखिल को ये है कि वो ऑफलाइन ही आना चाहता है। ठीक है। क्योंकि उनका ये है बीच में वही है ना, एक एक बैच का, तो तुझे पता नहीं क्यों एक उसमें एक एक स्टूडेंट ही है जो प्रॉब्लम करता है। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। तो एक बार कंफर्म करके आप बता दें, देन फिर मैं बोल दूंगा हम बच्चों को। ठीक है। हाँ जी। बताओ। क्या समझ में आ रहा था इस पे? अरे सबने प्रोवाइड करना कि फॉर्म दे देता मिनिमम। तो ये रीसेल का हमारे पास एक कॉलम है, मतलब आप जो कार सेल कर रहे हो उसका रीसेलिंग वैल्यू कितना होगा। तो उसका एवरेज मीन क्या होता है, एवरेज तो एवरेज आप देखोगे $18 है, मतलब 18K होगा। अगर 1000 में देखे तो क्या 27K के क्या अप्रोक्स आपका ये क्या होगा, रीसेल वैल्यू होगा। कि अगर आपका क्या है, नया कार है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, अगर आप इसको रीसेल कर रहे हो तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग जो भी कार खरीदेंगे या बेचेंगे, वो कितने में खरीदेंगे बेचेंगे, तो वो 18K के अप्रोक्स में खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है। अब उसमें से भी क्या था कि हमारे पास मिनिमम प्राइस कितना जा सकता है, तो वो जा सकता है 5K जा सकता है। और मैक्सिमम कितना भी गया हुआ है, तो 67K भी गया हुआ है। ये दिख रहा है। एंड देन परसेंटाइल के बेस पे यहाँ पे कि हमने जो 75% कार को सेल किया है उसकी प्राइस क्या थी, तो अप्रोक्स 20K थी। कि अगर आपने 75% कार जो सेल किया है वो अप्रोक्स 20K में सेल किया है, 50% कार कितना सेल में हुआ है, तो $14, $14K में सेल हुआ है। तो ये क्या है, ऑन एन एवरेज एक आपको ओवरव्यू मिल रहा है। ठीक है। ये समझ में आया। यस सर। अब इसके बेस पे आप क्या करोगे, हर एक कॉलम का कुछ ना कुछ इंसाइट होगा, तो आप वो क्या करोगे, पॉइंट लिख के लाओगे। मतलब आप क्या करोगे, कल यहाँ पे लिखोगे कि हाँ पहले वाले कॉलम से आपको क्या समझ में आया, दूसरे वाले से क्या समझ में आ रहा है, तीसरे वाले से क्या समझ में आया। तो वो एक बार क्या करोगे, ट्राई करोगे लिखने का, जिससे मैंने पहले कॉलम को बताया। इस तरीके से हमने डेटा टाइप भी चेक कर लिया। देन फिर आपको क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू। कि आप क्या करते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक करते हो और रिमूव करते हो। तो वो कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड था बता सकते हो? डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करने का, रिमूव करने का।
ये सारा चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में किया हुआ है। इसमें अभी हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे। कि डेट एनालिसिस विद डेटा जो हम लोग नमपाई और पांडास देख रहे थे, तो उसमें ये सारा टास्क किया हुआ है, अगर याद होगा तो। याद है? तो फिर ये पहला जो था हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू चेक करने का, डीएफ डॉट डुप्लीकेट डॉट सम करते थे। इससे क्या होता था, कितने डुप्लीकेट वैल्यू है वो मिल जाता था। अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है तो आप क्या कर सकते थे, उसको रिमूव कर सकते थे, ड्रॉप कर सकते थे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, एक भी वैल्यू नहीं है। हमारे पास एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, दिख रहा है? तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर रहता तो कौन सा कमांड रन करते, डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये करते तो जितना भी डुप्लीकेट था वो सारा रिमूव हो जाता। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, नल वैल्यू चेक करेंगे। नल वैल्यू, तो नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, डीएफ डॉट इज नल। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलम में कितना नल वैल्यू से दिख रहा है। तो रीसेल में 36 है। देन हमारे सब में क्या है, 1 1 है, और किसी में 2 है, और एक में क्या है, 3 है, और एक में 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास नल वैल्यू पता चल गया। अब इसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, ड्रॉप एन ए नहीं हमारे पास मान लो कि 36 वैल्यू है, सबको हटा देंगे तो डेटा तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो इसकी जगह पे रिप्लेस यूज करेंगे। हम्म। तो कैसे करेंगे, हाँ एवरेज वैल्यू डालेंगे। हाँ, तो पहला रिप्लेस यूज करेंगे। और अगर हमें लगता है कि एक दो डेटा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये दो चीज हम लोग काम करेंगे किसके लिए, नल वैल्यूज के लिए। ठीक है। तो पहला हम लोग ये कर रहे हैं कि एक एक कॉलम को देख रहे हैं। आपके पास क्या था, एक कॉलम था, उसमें कितने नल वैल्यूज थे, 1000 का ही ले लेते हैं अभी। इसमें कितने नल वैल्यू हैं, दो हैं। तो इसको हम किससे रिमूव करेंगे, तो इसके मीन वाले से रिमूव करेंगे, है ना। तो मीन कैसे निकलता था, कॉलम का नेम डॉट मीन, तो ये आपको मीन दे देगा। ठीक है। अब इसको रिप्लेस करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता था, याद है, फी लेने का कॉन्सेप्ट होता था, अगर याद होगा तो। तो कॉलम का नेम डॉट फी लेने, और फी लेने में कौन सा देंगे, तो जिससे हमें मीन निकला है वही कॉलम को पास करता है। तो ये मैंने वो कॉलम को पास कर दिया, दिख रहा है। तो आप इसको रन कर, क्या, आप वो भी कर सकते हैं कि कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या करते हो, रीअसाइन करते हो, अगर याद होगा तो। या तो आप इस तरीके से कर लो, या तो आप क्या करो, दोबारा रीअसाइन कर दो। ये भी तो कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे करके दिखाया आपको। एंड देन जब दोबारा चेक करोगे कि हमने क्या क्या रिप्लेस कर दिया, अब दोबारा नल वैल्यू चेक करोगे तो क्या होगा, जीरो दिखेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका टास्क क्या रहेगा कल का, कि आप घर से क्या करोगे, कि जितने भी नल वैल्यूज है उसको आप रिमूव करोगे। ठीक है। तो आप नॉर्मली इसी तरीके से क्या करोगे, हर एक का रिप्लेस करके देखोगे। ये चीज मैंने सिर्फ एक के लिए किया है। आप यही चीज क्या कर सकते हो, लूप के साथ कर सकते हो, तो एक बार ट्राई करना। लूप के साथ क्यों करेंगे, हाँ, और लूप में हमें किसका कॉलम देखना है, सिर्फ मीन किसका निकल गया। हाँ, तो अलग अलग निकलेगा, प्लस मीन निकलेगा, तो सिर्फ क्या निकलेगा,
न्यूमेरिकल डेटा टाइप का निकलेगा। याद है कि आप क्या करते हो? जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा है कि अगर आप देखोगे कि मैंने जे में क्या स्टोर रखा है, कॉलम के नेम को रखा है। और जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉलम का नेम रख रहे थे, वहां पे सिर्फ क्या कर देंगे, जे पुट कर देंगे। और बार बार जे की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा? थोड़ा सा सोच के बताओ। हाँ, रिसाइन करेंगे। हम्म, जैसे हमने वो किया था। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, कि उसी कॉलम में रीअसाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे सही से एक बार, तो, तो यहाँ पे देखोगे रीअसाइन कर रहे हैं, इक्वल टू लगा के। किसको रीअसाइन कर रहे हैं? तो उसी कॉलम का फिल लेने के साथ कर रहे हैं। किसमें? नल वैल्यू किसका फिल होगा? तो वही कॉलम का मीन से नल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा तो सारे कॉलम में चला जाएगा, और सारे कॉलम को क्या करेंगे, जो हमारे पास डीएफ में, उसी में क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब यही चीज हमने क्या किया ना, कि यहाँ पे देखो बार बार ईयर रीसेल, ईयर रीसेल, ईयर रीसेल 3 बार लिख रहे हैं। अब वही चीज को मैंने क्या किया, एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया है। ये दिख रहा है? अब वही जगह, वही जे को क्या किया, हर जगह पे लिख दिया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बताओ, जल्दी से बताओ। यस। हम्म, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो किसी वेरिएबल पे स्टोर करके करवा लो, या फिर क्या करोगे, उसी चीज को बार बार रिपीट करो। ये दिख रहा है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना हर जगह। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह पे सिर्फ जे पे स्टोर करवा दिया, और उसके जगह पे जे कर दिया, और कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर आप देखोगे ऊपर और नीचे वाले डेटा को या फिर कोड को, तो दोनों सेम है। बस जे में हमने क्या किया, स्टोर करवा दिया। अब अगर जे में बार बार अलग अलग कॉलम का नेम देंगे, तो ये अलग अलग कॉलम के लिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सोच के बताओ। तो हमें कॉलम का, हाँ, हाँ, तो जे की वैल्यू बार बार चेंज करेंगे ना। तो हमारे पास कॉलम का नेम कहाँ पे रहता था, अगर याद होगा तो, df डॉट कॉलम्स। तो इसमें सारे कॉलम्स का नेम आपको मिल जाता था। अब एक एक करके कॉलम का नेम कैसे प्रिंट करवाते हैं, इसको आप लूप में ले सकते हो कि फोर आई इन df डॉट कॉलम्स, ये कर सकते हैं। और आई को अगर प्रिंट करवा के देखोगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होगा, तो कॉलम के नेम ही प्रिंट है। तो एक एक करके कॉलम के नेम प्रिंट हो रहे हैं, और यही चीज हमें चाहिए था ना। अब इसमें से जो मेन निकलेगा, किस कॉलम का निकलेगा, बता सकते हो? न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्ट का? बताओ। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे जो कॉलम था, डीएफ, हमारे पास एक क्या था, मैन्युफैक्चरर का भी कॉलम था, याद है? तो मैं मैन्युफैक्चरर डॉट मीन लिख देता हूँ। तो ये एरर थ्रो करेगा, क्यों करेगा? और इसने क्या बताया कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू कुड नॉट बी कन्वर्ट, है ना? तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग नंबर में नहीं दिखा सकते अभी फिलहाल के लिए। तो हमें क्या करना होगा, ये कॉलम को यूज नहीं करना होगा। तो हम लोग कैसे, अगर लूप में चलाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि न्यूमेरिकल कौन सा है। अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना? तो हम लोग डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, अगर याद होगा तो, डीएफ, अगर मैन्युफैक्चरिंग का चेक करना तो क्या कर सकते हो, वही कॉलम का नेम, मैन्युफैक्चरिंग डॉट डी टाइप, और आप इसको रन कर दो। तो ये हटाना है, हटाया नहीं ना मैंने, अच्छा इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट है ना? अगर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, हम लोग ये कंडीशन से लिख सकते हैं कि अगर ये डेटा टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट रहा,
तो उसको आपको यूज नहीं करना है, ये बोल सकते हैं इसको कंडीशंस में, कि अगर ये रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ डेटा टाइप इक्वल टू क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मान लो पास कर देते हैं। और इसके अलावा जो भी डेटा टाइप रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, एल्स, क्या कर सकते हैं आप, उसका मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप रहेगा उसका नहीं करना है, और जिसका बिना ऑब्जेक्ट का रहेगा उसका आप क्या करोगे, मीन निकाल। और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट अभी आई जे है ना, तो जे को मैं ले लेता हूँ। तो जे हमारा कौन सा कॉलम है, तो आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम है ना, तो आपको बताएगा नंबर रहेगा तो उसका मीन प्रिंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको वैल्यू प्रिंट हो। तो ये क्या कर रहा है, मीन निकाल के दे रहा है। अगर यही जे की वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग फिर से कर देंगे तो क्या होगा, जे इक्वल टू मैन्युफैक्चरर, पास की जगह पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट ओ बी जे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। अगर ये क्या होगा कि नॉर्मल डेटा टाइप होगा, तब क्या काउंट करेगा, वो मीन काउंट करके देगा। तो ये कंडीशन समझ में आया। अगर ये कंडीशंस यहाँ पे है, तो ये सेम कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, इस लूप में डाल सकते हैं हर एक कॉलम के लिए, क्योंकि आई क्या है, कॉलम का नेम ही है ना। तो जहाँ पे जे था, इसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये मान लो इसको मैं क्लियर सेल आउटपुट, और इसको मैं कोड कर देता हूँ। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, और ये जे को मैं हटा देता हूँ। तो जहाँ पे जे है उसकी जगह पे क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और हिट एंटर। तो ये आपको क्या कर रहा है, कि पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके जगह पे क्या प्रिंट कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट है। जो मॉडल है वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी हमें मीन नहीं निकालना है। जो ईयर रीसेल वैल्यू है वो क्या है, न्यूमेरिकल है, तो उसका मीन निकाल के दे दिया। व्हीकल टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। देन प्राइस इन थाउजेंड क्या है, न्यूमेरिकल है, तो उसका क्या कर रहा है, एवरेज निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से आपको एवरेज निकाल के दे रहा है। तो ये एक ही बार में हमारा पूरा काम बन जा रहा है ना। तो ये समझ में आया। अब इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये पूरे को असाइन कर सकते हो, कि आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से ये पूरे कोड को क्या कर सकते हो, लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। किस तरीके से आप ये लाइन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। और जहाँ पे जे है उसके जगह पे क्या होगा, आई होगा। तो ये पूरा समझ में आया। एक ही बार में अगर आपको काम करना हो तो जितने भी नल वैल्यूज होंगे वो एक ही बार में क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको सारे नल्स क्या दिखेंगे, जीरो दिख रहा है। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्या किया। यस। पहले कॉलम के नेम लिया, df डॉट कॉलम से, उसको लूप में चलाया एक एक करके, तो कॉलम का नेम प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट हो गया। देन फिर हमने उसका क्या किया, डेटा टाइप चेक किया। क्यों चेक किया, क्योंकि हम लोग मीन निकालते हैं तो सिर्फ क्या होता है, न्यूमेरिकल का निकलता है। तो मैंने उसका डेटा टाइप चेक किया, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देना, उसके जगह पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दे रहा है। अगर वो न्यूमेरिकल है तो एल्स पार्ट में चला गया। तो अगर वो न्यूमेरिकल है तो आपको क्या करना है, तो उसका एक बार मीन प्रिंट करवा के दिखा देना। तो आप देखोगे यहाँ पे मीन प्रिंट करवा के दिखा रहा है। एंड देन क्या करना है आपको, वही चीज वैल्यू को रीअसाइन कर देना है, बस और कुछ नहीं। तो वो रीअसाइन कर देगा, एंड देन एक ही बार में क्या होगा, सारे नल वैल्यूज क्या होंगे, क्लीन हो जाएंगे। हमको अलग से सबका मीन भी निकालना नहीं पड़ा। कॉलम के नेम पे के बेस पे क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल हो गया। तो इतना समझ में आया। यस सर। तो ये आप क्या करोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, एंड देन इसके बाद का फिर हम लोग देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लीनिंग तक का काम कर लिया। इसके बाद और कौन कौन सा काम बच गया हमारे पास,
अगर देखोगे स्टार्टिंग स्टेज पे, तो आउटलायर को कैसे हैंडल करेंगे, स्क्यूनेस को कैसे हैंडल करेंगे, डेटा इनकोडिंग कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशंस और फीचर इंजीनियरिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टास्क रहेगा, ठीक है। बाकी एक बार आप क्या कर सकते हो, रिकैप कर सकते हो। बाकी मैं ये फाइल भी शेयर कर दूँ। यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है? क्योंकि ये सारा चीज़ हमने पिछले क्लास में भी किया था, तो एक बार दोबारा ये सारा चीज़ करके दिखा दे रहे हैं। और चूंकि पिछले क्लास में हमने एक एक करके सॉल्व किया था, इस बार क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ लूप में करेंगे, ताकि हमारा क्या हो, टास्क थोड़ा सा इजी हो जाए और फास्ट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ तक, हाँ कल ऑनलाइन होगा, और एक बार मैं बता दूंगा कि अगर चीज़ें ठीक होती है तो ऑफलाइन भी होगा, क्लास हो सकता है। ठीक है। तो ऑफलाइन भी चांसेस हैं कि, क्या, इसी वीक में होगा अगर होना रहेगा तो, इसी वीक से ऑफलाइन भी रहेगा। ठीक है। या तो फिर अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर ज़्यादा चांसेस नहीं, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग देखेंगे ऑफलाइन का। ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाएगा आप लोगों का, कि जो 3 से 5 था तो मे बी 5 to 7 का कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो वो रहेगा। हम्म। अच्छा कोई नहीं, तो एक बार हम लोग ना देख लेंगे, तो क्योंकि फिर थोड़ा सा कि ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये 3 to 5 में ही बुलाएंगे। तो जो इससे पहले वाला बैच है उसमें भी क्या है, सेम टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हम बुला सकते हैं आप। तो सेम बैच पे कुछ को ऑनलाइन कुछ का ऑफलाइन रहेगा। ठीक है। जिसको अगर ऑनलाइन करना रहेगा तो वो ऑनलाइन आ सकता है, जिसको ऑफलाइन करना रहेगा वो ऑफलाइन आ सकता है। ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, कि इस तरीके से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। बाकी ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा, एक बार क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं वो भी फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं वो भी फाइल अभी शेयर कर देता हूँ।